वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सारी संगत का गुरबाणी व्याकरण के डे 11 की लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, आज की लेक्चर में जो है, आज के सेशन में हम स्यारी के वर्तों के बारे में पढ़ेंगे कि गुरबाणी में शब्दों के साथ स्यारी क्यों लगती है, क्या वजूहात होती हैं स्यारी लगने के, और जितने भी तकरीबन जो मेन रीजन है स्यारी के, वो हम सारे लेक्चर्स में आहिस्ता आहिस्ता कवर करते जाएंगे। आज गुरबाणी ग्रामर का डे 11 का लेक्चर है और तकरीबन हमारे बस 9 लेक्चर्स और रह गए हैं, जिसमें हम स्यारी और साथ ही साथ संख्या, निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्या दोनों ही कवर करेंगे। ठीक है, ये दोनों क्या होती हैं? निश्चित संख्या कहा जाता है काउंटेबल न्यूमेरिक्स को, ठीक है, और अनिश्चित संख्या हमारे पास होती है अनकाउंटेबल न्यूमेरिक्स। ठीक है, गुरबाणी में तो इनकी वर्तों गुरबाणी में किस तरह की जाती है और किस तरह इनकी पहचान की जाए, ये भी हम सीखेंगे। साथ ही साथ जो हमारे आखिरी कुछ लेक्चर्स होंगे, 2 या 3, उसमें हम शोधोच्चारण के बहुत सारे सेट सीखेंगे, जिससे गुरबाणी पढ़ने में, गुरबाणी विचारने में और साथ ही साथ गुरु महाराज को बेनती करना आसान हो जाएगी। ठीक है, तो आज का सेशन शुरू करते हैं। इससे पहले मैं पिछला भी आपको थोड़ा सा रिपीट करवा दूं कि पिछला हम क्या क्या कवर कर चुके हैं। हमने अंकुर की वर्तों पढ़ ली कि अंकुर क्यों लगती है। फिर हमने ये पढ़ा शब्दों को अंकुर क्यों नहीं लगती। ठीक है, जिसके हमने 4 रीजंस पढ़े, 4 वजूहत पढ़ी, और उन चारों रीजंस के जो है टाइप्स भी पढ़े थे। साथ ही साथ जो है गुरबाणी की एग्जांपल्स भी देखी हमने। और हाँ, एक और चीज, जो आपको एक पार्ट पढ़वाया गया था संबंधकी नोट, जिसमें अगर नाउन को अंकुर लगी हो और फिर भी उसके साथ संबंधकी पद लगा हुआ हो, तो आपको बताया गया था कि नाउन का और संबंधकी का आपस में रिलेशन नहीं होता। ये जो लेक्चर था, काफी तरह संगतों को इनमें कंफ्यूजन थी, थोड़ा उनको क्लियर नहीं हुआ, उनको ये भी समझ नहीं आया कि किस तरीके से हम, अगर हमारे पास इस तरीके से गुरबाणी आ जाती है या गुरबाणी की पंक्तियां आ जाती है, तो वहां पर हम विचार कैसे करें। तो उसके लिए आज ही जो है यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड हो जाएगी, जिससे आज रात को मीन्स की वीडियो अपलोड हो जाएगी, और वहां से आप अपनी क्लैरिटी कर सकते हैं। आप जान पाएंगे इजी तरीके से कि किस तरह से अगर ऐसी पंक्तियां अगर आपके सामने आ जाती हैं, तो आप विचार कैसे करें या उन पंक्तियों के अर्थ कैसे निकालें। आवाज सबको क्लियर है? जी, आवाज सबको क्लियर आ रही है। जिन संगतों को नहीं आ रही वो कोशिश कर लें अपना नेट थोड़ा ओके कर लें। जी, तो शुरू करते हैं। आज हम स्यारी के बारे में पढ़ेंगे। स्यारी के काफी सारे जो हैं रूल्स होते हैं, वजूहात होती हैं, एक एक करके हम सारी पढ़ेंगे। ठीक है, आज सबसे पहले स्यारी की मेन वजह पढ़ेंगे, मेन रीजन पढ़ेंगे कि शब्दों के साथ स्यारी क्यों लगती है, या स्यारी को एक नाम भी दिया जाता है, वो नाम क्या है वो भी हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन रीड करते हैं। स्यारी दी बहुत वरतों संबंधकी पदां दे अंतले अखरां नाल कीती गई है। मतलब कि स्यारी की वरतों या स्यारी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल संबंधकी लफ्जों के साथ की गई है। ठीक है, या किया गया है। मीन्स कि हमें पता चल गया स्यारी किस चीज की निशानी है, संबंधक की। ठीक है, अगर संबंधक की लफ्जों के साथ स्यारी लग जाती है, तो वो हमें संबंधक की निशानी दे देते हैं, या फिर हमें संबंधक का पता चल जाता है कि ये लफ्ज संबंधक है। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जिवें ऊपर, नाल, विच, वल, मह, माहे, निकट, मंजार, बराबर, साथ, तुल, सिर, पीतर, बीच, सिर, अंत, संग, अंदर, अंतर, बाहर, नजीक, आज, मीन्स के एक्सेट्रा। इन सारे लफ्जों के साथ स्यारी लगी हुई है। मतलब कि ये सारे जो लफ्ज हैं या शब्द हैं, ये हमें संबंधकी के ही हमेशा अर्थ देंगे या संबंधक के अर्थ देंगे। ठीक है, तो जैसे कि डेफिनेशन पढ़ी, जिस भी लफ्ज के साथ या जिन भी शब्दों के साथ स्यारी लग जाए, ये पहला रीजन है। ठीक है, पहली वजूहत हम पढ़ रहे हैं कि जिन भी लफ्जों के साथ स्यारी लग जाए या जिन बहुत सारे लफ्जों के साथ स्यारी लगती है, वो हमें संबंधकी अर्थ देते हैं। जैसे कि आपको कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दी हुई हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी एग्जांपल्स होती हैं गुरबाणी में। तो अभी गुरबाणी की पंक्तियां देख लेते हैं, किस तरीके से गुरु महाराज
संबंधकी शब्दों पर स्यारी लगा देते हैं और हमें संबंधकी अर्थ मिलते हैं। जैसे कि जपजी साहब की पंक्ति हम पढ़ते हैं, हुक्म अंदर सबको बाहर हुक्म न कोई, कि हर कोई, ठीक है, हर कोई हुक्म के अंदर है, हुक्म के बाहर कोई भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बहुत ही सिंपल अर्थ है कि जितने भी जीव हैं परमात्मा के बनाए हुए या जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब हुक्म के अंदर हैं, ठीक है, या हुक्म के विच हैं। ठीक है, हुक्म से बाहर कोई भी नहीं है। बाहर और अंदर हमारे पास यहाँ पर क्या हो गए, संबंधकी लफ्ज या संबंधकी शब्द हो गए। ठीक है, इस वजह से इन दोनों के साथ स्यारी लगी हुई है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। निकट वसै नाही हर तुर, निकट का क्या मतलब हो जाएगा, सामने, नजदीक। ठीक है, निकट का मतलब हो जाएगा नजदीक। रब निकट वसता है, ना ही हर दूर, परमात्मा तो दूर है ही नहीं। ठीक है, तो निकट भी हमारे पास क्या हो गया, संबंधक की लफ्ज हो गया और इसके साथ ही स्यारी ही लगी हुई है। स्यारी लगने की यहाँ पर क्या वजह, क्योंकि ये संबंधक की लफ्ज है। मत विच रतन जवाहर माणिक, ठीक है, विच भी यहाँ पर क्या हो गई, संबंधक की लफ्ज हो गया, इस वजह से यहाँ पर स्यारी लगी हुई है। जी हाँ, हर पर भी स्यारी है, और जैसे कि आपको बताया आज हम पहली वजह पढ़ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके हम सारी वजूहात पढ़ेंगे। ठीक है, घर में ठाकुर नजर न आवे, मह भी क्या हो गया, संबंध की लफ्ज हो गया यहाँ पर। घर में मीन्स के घर के अंदर, ठाकुर नजर ना आवे, दिखाई नहीं देता। नजर का मतलब है दिखाई देना। ठीक है, नजर कहते हैं या आप नजर कर दें, इन दोनों लफ्जों का एक ही मीनिंग है। ठीक है, उच्चारणता यहाँ पर नजर होगी और इसका मीनिंग है नजर। घर में ठाकुर नजर न आवे, नाम तुल कछ अवर न होए, नाम तुल, यहाँ पर तुल का क्या मतलब है, बराबर। ठीक है, नाम के बराबर कोई वस्तु या कोई पदार्थ है ही नहीं। सेकंड पंक्ति गुरु महाराज की मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एक सवाल आ गया था कि सेकंड पंक्ति दोबारा रिपीट कर दें। सेकंड पंक्ति फरमान करी है, निकट वसै नाही हर दूर, परमात्मा निकट वसता है, दूर नहीं है। ठीक है, बहुत ही सिंपल अर्थ है पंक्ति के। गुण विच गुण लाए सार, गुण में गुण को संभाल लो। ठीक है, एक गुण की बात हो रही है, पहले गुण के साथ इस वजह से अंकुर नहीं लगी क्योंकि उसके साथ संबंधकी लफ्ज, संबंधकी पद लगा हुआ है। ठीक है, गुण विच गुण लाए सार। जी, जिनको भी कंफ्यूजन है और जो भी कह रहे हैं कि दोबारा पंक्ति जो रिपीट कर दूं वो हम एंड में करेंगे दोबारा। ठीक है संजय जी, अभी आगे चलते हैं। हमें ये तो पता चल गया कि संबंधकी लफ्जों के साथ स्यारी लगती है, पर साथ ही साथ आपने एक नोट भी याद रखना है। वो नोट कौन सा, जेकर संबंधकी शब्दां दे अंतले अखर नू स्यारी ना होवे ਤਾਂ ਇਹ नाव हो जाते हैं या नाउन हो जाते हैं। ठीक है, अगर संबंधकी शब्दों के आखिर में स्यारी नहीं लगी हुई तो वो हमारे पास नाउन हो जाएंगे। ठीक है संजय जी, जी नहीं, दूर संबंधकी नहीं है, दूर पर स्यारी लगने की कुछ और वजह है। ठीक है, वैसे दूर दूर हाँ बिल्कुल संबंधकी भी हो सकता है, पर एक और रीजन भी पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, और दूर भी संबंधकी हो सकता है बिल्कुल। तो जैसे कि पीछे हमने एक नोट पढ़ा था कि अगर लव्स को आखिर में स्यारी लगी हो तो वो संबंधक हो जाते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस और ज्यादातर वरतों जो गुरबानी में की जाती है। पर अगर उन्हीं लफ्जों जो हमारे पास संबंधक लफ्ज होते हैं उन्हीं से अगर अंत में स्यारी हटा दी जाए तो वो हमारे पास नाउन हो जाते हैं। हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे गुरबानी की तो हमें ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, जैसे संबंधक की, यहाँ पर जितने भी लफ्ज आपको शो रहे हैं ये संबंधक की ही हैं, और इसके साथ साथ आपको नाउन वाली भी पंक्ति मैं दिखा दूंगा। पहले इस पंक्ति का अर्थ समझ लेते हैं। यहाँ पर गुरु महाराज क्या फरमान कर रहे हैं, सच्ची पैसक तना संग जिन संग जपिया नाओ। बैसक कहा जाता है बैठक को,
ठीक है, कि सच्ची बैसक तना संग तिन तना दे नाल करनी चाहिए जो नाम जपते हो। ठीक है, संग का यहाँ पर क्या मतलब हो जाएगा, नाल। ठीक है, संग यहाँ पर संबंधक की हमें अर्थ दे रहा है। सच्ची बैसकतना संग जिन संग जपिया है नाम, कि जिनके साथ बैठ के या जिनके हाँ साथ बैठकर नाम जपा जाए, बैठक या संगत जो है उन्हीं के साथ करनी चाहिए। ठीक है, गुरु महाराज यहाँ पर ये फरमान करें। बैसक कहा जाता है बैठक को। नाव, अभी इसी पंक्ति में संग हमारे पास स्यारी के साथ आ गया, पर संग अक्सर गुरबाणी में ओंकुड़ के भी साथ आ जाता है। तो जब संग ओंकुड़ के साथ आ जाए तो वहां पर क्या मतलब होंगे हम वो देखते हैं। तिन संग संग न कीचई नानक जिना अपना स्वाओ। यहाँ पर संग जो ओंकुड़ वाला है उसके क्या अर्थ हो जाएंगे, संगत। ठीक है, या संगत अर्थ हो जाएंगे या साथ हो अर्थ हो जाएगा। ठीक है, गुरु महाराज यहाँ पर कह रहे हैं तिन संग संग न खींचई। हम जैसे गुरबाणी लिखी हुई है ना वैसे ही अर्थ करते हैं। ठीक है, तिना नाल संगत नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ना कीचई नानक जना अपना स्वभाव, जिनको अपनी हर वक्त पड़ी रहती है। स्वभाव कहने का मकसद यहाँ पर गुरु महाराज का क्या है, जो अपने हर वक्त अहंकार में होते हैं या अपने फायदे के लिए सोचते हैं जो। ठीक है, तो उनके साथ गुरु महाराज मना करें कि ऐसी संगत नहीं करनी चाहिए जिनको अपना ही स्वभाव हो या अपना ही जो फायदा सोचें। ठीक है, या जो अपना ही इंटरेस्ट सोचें। ठीक है, संगत जी आपके जो भी सवाल हैं वो एट द एंड ऑफ लेक्चर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक और नाउन की एग्जांपल देख लेते हैं। विच न कोई कर सके किस थ रोवे रोज। विच न कोई कर सके किस थ रोवे रोज। रोज नहीं पढ़ा जाएगा, रोज पढ़ा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर विच का मतलब है विचोलापन या फिर अकेलापन। ठीक है, अभी आप अर्थ करें क्योंकि आपको विच का मतलब पता चल गया कि अगर विच के साथ ओंकुर लग जाए तो क्या अर्थ होंगे। आप सबसे पहले अर्थ निकालें विचोलापन या अकेलापन। अगली पंक्ति फिर दोबारा पढ़ें। न कोई कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता। अकेलापन, कोई भी नहीं कर सकता। किस थे रोवे रोज, किसके पास जाके रोज हम रोएं। ठीक है, कहने का मकसद गुरु महाराज का क्या है कि क्योंकि हमारी दूरी बनी हुई है परमात्मा के साथ, रब के साथ। ठीक है, इस वजह से हम अकेलेपन में नहीं रह पाते। हमें अकेलेपन में डर लगता है, विचोलेपन में डर लगता है। अगर थोड़ी देर के लिए भी कोई कहीं अंधेरी वाली जगह में या रूम बंद करके अगर अकेला बैठ जाता है तो वो रोने लग जाता है या फिर उसे अकेलापन महसूस हो जाए। ठीक है, तो ये दो चीजें होती हैं, एक होता है अकेलापन और एक होता है एकांत। ठीक है, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अकेलेपन में आप किसी के साथ नहीं है, एकांत में आप अपने साथ हैं। ठीक है, दोनों चीजों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अकेलेपन कोई भी नहीं रह पाता, क्यों, क्योंकि उसका परमात्मा के साथ संग बना ही नहीं है। तो गुरु महाराज यहाँ पर कह रहे हैं विच न कोई कर सका किस रो वह रोज। अकेलापन कोई नहीं कर सकता, किसके पास रोज जाके रोए। अगली पंक्ति की तरफ आ जाते हैं। ये स्लाइड मैं खत्म कर लूं फिर मैं आपके जो है जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं पढ़ लूंगा। अंदर विधा सच नाए बाहर भी सच डिठो में। यहाँ पर अंदर का क्या मतलब हो जाएगा, अंदर, अंदर ला। ठीक है, अंदर ला या फिर हम कह देंगे हृदय। ठीक है, आपको यहाँ पर शो हो रहा है स्क्रीन पर कि मैंने हृदय में सच नाम डाला है तभी मैंने बाहर भी सच देखा है। ठीक है, जब हृदय में सच नाम गया या फिर सच नाम मिल गया हृदय में, ठीक है, तब बाहर भी हर जगह पर सच ही दिखने लगा, परमात्मा ही दिखने लगा। ठीक है, अंदर विधा सच नाए बाहर भी सच डिठोम।
एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। बाहर खोज में सब बाहर खोज में सब साकत, हर कुर्मती कर पाया। बाहर, यहाँ पर बाहर का क्या मतलब है? बाहरला, या फिर हम कह सकते हैं संसार। ठीक है। बार खोज मोए सब साकत, हर गुरमती कर पाया। यहाँ पर साकत का मतलब है वो पर्सन्स जो परमात्मा से टूटे हुए हों। ठीक है। या परमात्मा से जुड़े हुए ना हो, या मायादारी मनुष्य। ठीक है। साकत के बहुत सारे मतलब निकलते हैं। साकत शक्ति को भी कहा जाता है। ठीक है। पर यहाँ पर उनको कहा जा रहा है जो परमात्मा से टूटे हुए हैं या मायाधारी हैं। बार खोज मुए सब साकत, जो परमात्मा से टूटे हुए मनुष्य हैं वो संसार की खोज कर करके थक गए। हर गुरमती घर पाया, केवल गुरमत अनुसार परमात्मा हृदय में पाया जा सकता है। ठीक है। इस पंक्ति की उच्चारण जो है आपने विश्राम लगा के करनी है। विश्राम कहाँ पर आपने लगाना है? बार खोज में सब साकत, रुक जाएं, विश्राम। ठीक है। मीन्स के आपने ब्रेक लगाना है यहाँ पर, फिर पंक्ति उच्चारण करनी है। हर गुरमती कर पाया। अभी पूरी तरीके से उच्चारण देख लें ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि विश्राम किस तरीके से और कैसे लगाना है। बाहर खोज मुए सब साकत, हर गुरमती कर पाया। ठीक है संगत जी। जी, तो जितने भी हमारे पास वो शब्द आ गए जिनको आम स्यारी लगी होती थी, आम तौर पे अगर उनको अंकुर लग जाती है या स्यारी नहीं लगी होती तो वो हमारे पास नाउन हो जाते हैं और कुछ इस प्रकार के वो अर्थ देते हैं। जैसे हमने देख लिया, संग को अगर अंकुर लग जाए तो मतलब हो जाएगा संग का साथ, या फिर जो है संगत। ठीक है। अगर विच को अंकुर लग जाए तो विचोलापन या अकेलापन। अगर अंदर को अंकुर लग जाए तो हृदय या अंदरला। अंदरला कुछ भी हो सकता है, आत्मा को भी कहा जा सकता है। ठीक है। अगर बाहर को अंकुर लग जाए तो संसार की भी बात हो सकती है। बाहर में बाहरला जो भी चीजें आ जाए, शरीर की भी बात हो सकती है। ठीक है। तो कहने का भाव, कहने का मकसद क्या, कि अगर संबंध की शब्द जो हमारे पास आमतौर पे इस्तेमाल होते हैं गुरबाणी में, अगर उनके अंत में स्यारी लगी हुई है तभी वो संबंधकी कहलाएंगे। अगर स्यारी नहीं तो वो हमारे पास नाउन के अर्थ दे देंगे। जी, अभी मैं आपके सवाल पढ़ लेता हूँ, पर एक सेकंड रुक जाइए। जो पीछे सवाल आए हुए हैं मैं पहले वो पढ़ लूँ, फिर आप सवाल करिए बाकी। भैया सब यहाँ पहली पंक्ति में सबको अंकुर लगी हुई है, हालांकि सब तो बहुवचन है। सबको अंकुर क्यों लगती है, सबको मुक्ता क्यों लगता है, सबको स्यारी क्यों लगती है, ये हम आगे की वक्तों जो है आगे पढ़ेंगे। ठीक है। अगर गुरबाणी में सब हमारे पास बिना किसी नाउन के आ जाता है, ठीक है, तो उसका क्या मतलब होता है ये हम आगे जाके जो है सेशंस में पढ़ेंगे, जब आपको स्यारी की वस्तु कंप्लीट करवाई जाएगी। ठीक है। हम फिर वहां पर जो है ना, सब हमारे पास अनिश्चित संख्या में आ जाता है, क्योंकि सब का जो मीनिंग है सारा, ठीक है, तो वो अनकाउंटेबल वर्ड आ जाता है हमारे पास एक। तो इसकी जो सारी वस्तुएं हैं वो हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ठीक है। दूर संबंध की होगा ना भैया सब, यहाँ पहली पंक्ति में सब होम पड़ा है, दूर बिल्कुल संबंध की हो जाएगा। और दूर के साथ एक और रीजन दिया है स्यारी लगने का। तिन के नीचे वो कौन सा साइन है? जी हाँ, तिन के नीचे जो कॉमा टाइप जो है वर्ड लगा हुआ है, या पैरी अक्षर जिसको कहा जाता है। ठीक है। इसका जो साउंड है हाहा उच्चारण किया जाएगा। अद्दा हाहा मीन्स के हाफ आहा। ये भी सारे जो हैं जितने भी पैरी अक्षर गुरबाणी में हमारे पास आ जाते हैं, ये भी सब आपको कवर करवाए जाएंगे शुद्ध उच्चारण में। स्यारी वाले संघ का मीनिंग, स्यारी वाले संघ का मीनिंग हो जाएगा नाल। ठीक है। पंजाबी में कहा जाता है नाल। भैया फोर्थ पंक्ति का अर्थ बताएं अगेन। फोर्थ पंक्ति इसी की आप बात करी है या पिछली वाली साइड स्लाइड की, संध्या राजानी जी? तिन के नीचे जो साइन है उसे कहा जाता है पैरी अक्षर, और ये पैरी अक्षर हाहे का है। ठीक है।
इसका उच्चारण किया जाएगा तिन्हा, ठीक है, हल्की सी हाहे की आवाज दी जाएगी। और जितने भी हमारे पास गुरबानी में पैरी अक्षर आ जाते हैं वो सारे जो हैं आपको शुद्ध उच्चारण में पढ़वाए जाएंगे। इसकी पहली पंक्ति समझा दूं। सच्ची बैसक तिन्हा संग जिन संग जपियै नाउ। सच्ची बैसक कहा जाता है बैठक को, ठीक है। सच्ची बैसक तिनके साथ करनी चाहिए जिनके साथ बैठ के नाम जपा जा सके। क्योंकि मैं उर्दू में कह रहा हूँ तो इस वजह से साथ का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ। और अगर पंजाबी में कहा जाए सच्ची बैसक तिना नाल करनी चाहिए जिना नाल नाम जपया जा सके, ठीक है, तो पंजाबी में नाल कहा जाएगा। आवाज नहीं आ रही, एक सेकंड। जी भैया, बाहर को ओंकुर नहीं लगा हुआ नाउन के एग्जाम्पल में। बाहर को तो ओंकुर लगा हुआ है। बाहर खोज मुए सब साकत हर गुरमती कर पाया। को रिपीट कर दूं। अंदर विदा सच नाए बाहर भी सच देखा हूं। यहाँ पर अंदर का मतलब है हृदय, अंदरला, ठीक है। अंदरला हृदय भी कह सकते हैं हम, ठीक है। या अंदरला मीनिंग हो सकता है या अंदर मीनिंग हो सकता है, ठीक है। कि मैंने अंदर सच नाम डाला है तभी मैंने बाहर भी सच ही देखा है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल अर्थ है। जी संगत जी, अभी आपको क्लियर है। मैं आपको लास्ट स्लाइड शो कर देता हूँ एंड देन फिर आपकी जो भी क्वेश्चंस होंगे दोबारा हम डिस्कस करेंगे। तो अगर संघ स्यारी के साथ आ जाए तो मतलब हो जाएगा नाल। अगर संघ हमारे पास औंकड़ के साथ आ जाता है गुरबाणी में तो मतलब हो जाएगा संगत या साथ, ठीक है। अगर बाहर स्यारी के साथ आ जाए तो संबंधक ही हो जाएगा, बाहर ही मीनिंग होता है, ठीक है। और अगर बाहर औंकड़ के साथ आ जाए तो मतलब हो जाएगा बाहरला या संसार। देखिए अगर बाहरला वर्ड आ गया तो बाहरला कुछ भी हो सकता है। बारला शरीर की बात भी हो सकती है, बारला ब्रह्मांड की भी बात हो सकती है, बारला संसार की भी बात हो सकती है। वो हमें अर्थ कैसे पता चलेंगे? पंक्ति को देखकर। अंदर अगर स्यारी के साथ आ जाता है तो संबंधक, और अंदर अगर औंकड़ के साथ आ जाता है तो अंदरला हृदय, ठीक है। या अंदरला मीनिंग हो जाएगा या हृदय मीनिंग हो जाएगा। अगर विच के साथ स्यारी आ जाए तो विच क्या हो जाएगा? संबंधक की। और विच अगर औंकड़ के साथ आ जाए तो क्या मीनिंग हो जाएगा? विचोलापन या फिर अकेलापन, ठीक है संजय जी। भैया साथ और नाल की मीनिंग तो सेम होगी ना। देखिए पंजाबी जब भाषा इस्तेमाल की जाती है तो वहां पर नाल और साथ में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। पंजाबी में नाल कहा जाता है साथ जाने को, ठीक है। उर्दू में हम साथ कहते हैं, पंजाबी में नाल कहा जाता है। और संगत को, साथ किसी के साथ बैठने को, ठीक है। कोई अगर इकट्ठ किया जाए, ग्रुप बनाया जाए, उस ग्रुप को पंजाबी में साथ कहा जाता है, ठीक है। इस वजह से थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। जी संगत जी, आज का सेशन जो है यहीं पर एंड होता है। अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप अभी पूछ सकते हैं। मेरे नाल बैठ की क्या मीनिंग होगी? मेरे नाल बैठ, अगर आप पंजाबी में बोल रही हैं तो मीनिंग हो जाएगा मेरे साथ बैठो, सिंपल।
ये वर्ड्स रिपीट करते हैं भाई, ठीक है मैं रिपीट करता हूँ, फर्स्ट एंड सेकंड सारे रिपीट कर देता हूँ। घर को स्यारी है लेकिन वो तो नाउन है। जी हाँ, घर नाउन है और घर के साथ स्यारी क्यों लगी है, ये हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए अंकुर लगने की जैसे हमने एक वजूहात नहीं पढ़ी, अंकुर ना लगने की भी एक वजूहात नहीं थी, ठीक है। अंकुर ना लगने की 4 वजूहात थी और अंकुर लगने की हमने 3 वजूहात पढ़ी कि नाउन भी हो, शब्द पुल्लिंग भी हो, एक वचन भी हो, तभी शब्द को अंकुर लगती है। इसी तरह सारी ना लगने की बहुत सारी वजूहात हैं, ठीक है। तो वो हम सारी जो है एक एक करके स्टडी करेंगे। फर्स्ट एंड स्लाइड, फर्स्ट एंड सेकंड स्लाइड रखें। ओके मैं शो कर देता हूँ। विच सारी के साथ हो या अंकुर के साथ हो मीनिंग सेम होगी? नहीं। विच अगर सारी के साथ हो गई तो विच का मतलब हो जाता है अंदर या किसी में, उर्दू में कहते हैं किसी में विच। और अगर विच अंकुर के साथ आ जाए तो मतलब हो जाता है विचोलापन, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास अकेलापन या विचोलापन मीनिंग हो जाता है। भैया हम जपजी साहब में अखर जोड़ चुपै न जोर वाली है, इसमें आपने कहा था जोड़ ना पढ़ो जोर पढ़ो, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं ना इसी ऐसे नहीं पढ़ी जाएगी, ये पढ़ी आप कैसे अंडरस्टैंड करें। पूनम कलंदरी जी आपका सवाल मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। वहां पर वो जो पौड़ी आ जाती है हमारे हमारे पास, वहां पर गुरु महाराज बात करते हैं जोर की। जोर कहा जाता है जबरदस्ती को भी जोर कहा जाता है, ताकत को भी जोर कहा जाता है, पावर को भी जोर कहा जाता है, शक्ति को भी, शक्ति को नहीं, पावर ताकत स्ट्रेंथ और जबरदस्ती जोर के यही मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। वहां पर गुरु महाराज पूरी पौड़ी में जोर की ही बात करते हैं, इस वजह से जोर ही पढ़ा जाएगा। और जोर कहा जाता है हथ जोर को, ठीक है। एक पंक्ति आती है पर मुझे अभी याद नहीं आ रही, वहां पर गुरु महाराज जो है जोर की बात करते हैं, ररा ही लगा होता है, पर वहां पर जोर गुरु महाराज कहते हैं हाथ जोड़ने को, ठीक है। तो जोर का मीनिंग हो जाता है हाथ जोड़ना और जोर का मीनिंग हो जाता है जबरदस्ती। तो जहां पर गुरु महाराज देखिए, अगर शब्द को हम शब्द उच्चारण करें तो लफ्ज तो गलत हो जाएगा, मीनिंग भी गलत हो जाएगा। पातशाह को हम पातशाह कहें, ठीक है। जहां पर गुरु महाराज बात करें वजन, शेर की बात करें, बहादुरी की बात करें, अगर हम वहां पर शेर कह दें, शेर का मीनिंग होता है तोल वजन, तो व्याख्या तो उलट हो जाएगी, गुरबानी समझ भी नहीं आएगी और ना जब हम गुरबानी पढ़ रहे होंगे किसी और को हम समझा पाएंगे, ठीक है। जी ये मैं वर्ड दोबारा रिपीट कर देता हूँ। संघ के साथ अगर स्यारी लग जाए तो संघ का मतलब हो जाता है नाल। संघ के साथ अगर अंकुर लग जाए तो सिंपल मीनिंग आप समझ लें संगत या साथ। बाहर अगर स्यारी के साथ आ गया तो संबंधक की, बाहर अंकुर के साथ आ गया तो बाहरला मीनिंग हो जाएगा या फिर संसार मीनिंग हो जाएगा। अंदर स्यारी के साथ आ जाए तो संबंधक ही हो गया, अंदर अंकुर के साथ आ जाए तो अंदरला या फिर मीनिंग हो जाएगा हृदय। विच स्यारी के साथ आ जाए तो हमारे पास संबंधक की, और विच अंकुर के साथ आ जाए तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, विचोलापन या फिर अकेलापन। जी संगत जी क्लियर है। और पीछे की स्लाइड्स में आपको दोबारा शो कर देता हूँ। जी ये थी हमारी सेकंड स्लाइड। और जितनी भी संगत अभी कनेक्ट हो सकती है मैं उनके लिए दोबारा रिपीट कर दूं। आपको संबंधक की एक व्याख्या पढ़ाई गई थी कि अगर संबंधकी से पहले नाउन लगा हो और उस नाउन को अंकुर लगी हुई हो, मीन्स के संबंधकी की वजह से उससे नाउन ना हट, अंकुर ना हटी हो, तो इसका मतलब ये होता है कि उस नाउन का, अंकुर वाले नाउन का संबंधकी के साथ कोई भी संबंध नहीं होता। क्योंकि बहुत सी संगतों को इसमें कंफ्यूजन थी, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन थी, इस वजह से आपके लिए एक वीडियो क्रिएट की गई है जो आज पोस्ट हो जाएगी रात को ही यूट्यूब पर, और लिंक भी ग्रुप में आ जाएगी। तो आप वो यूट्यूब पर देख सकते हैं और आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि अगर गुरबानी में अगर आपके पास इस तरीके की पंक्तियां आ जाती हैं जिसमें
नाउन को अंकुर लगी हो, साथ में संबंधकी भी लगा हो, इन पंक्तियों का अर्थ कैसे किया जाए। तो आपको उसमें क्लैरिटी हो जाएगी वीडियो में, ज्यादा नहीं 10 या 12 मिनट की वीडियो होगी। सेकंड लास्ट वाली का मीनिंग बता देता हूँ। गुरु महाराज यहाँ पर फरमान करें, नाम तुल कछ अवर न होए, नाम के बराबर कुछ भी नहीं है, ठीक है, कछ अवर न होए, सिंपल मीनिंग है। थर्ड थर्ड मत विच रतन जवाहर माणिक, यहाँ इस पंक्ति की हम व्याख्या भी कर चुके हैं और ग्रुप में जो है सारी संगत ने इसमें पार्टिसिपेट भी किया था कि मत के अंदर ऑलरेडी जवाहर माणिक, जवाहर कहा जाता है हीरे जवाहरात को, ठीक है, रतन जवाहर माणिक, बहुत सारे रतन हैं, बहुत सारे जवाहर हैं, बहुत सारे माणिक हैं, पर खोज कौन पाता है, जो गुरु की एक शिक्षा पर चल पाए या गुरु की एक शिक्षा पर अमल कर पाए। जय गुरु की सिख सुनी, जय गुरु की जय एक गुरु की सिख सुनी, माजरत चाहता हूँ, पंक्ति थोड़ी गलत हो गई, जय एक गुरु की सिख सुनी। थर्ड भी एक्सप्लेन हो गई। और जी संगत जी, आपको क्लियर है आज का लेक्चर? भैया आपने किसी बुक के बारे में बताया था पहले, नाम याद है आपको? अभी उस बुक के बारे में बताया था। जी हाँ, गुरबानी व्याकरण की जितनी भी बुक्स थी मैंने आपको ग्रुप में लिंक भेजी थी, और लिंक के अंदर ही जो है बुक अपलोडेड थी, गूगल ड्राइव की आपको लिंक आ गई थी ग्रुप में, जो लिंक को ओपन करके आपने बस बुक्स डाउनलोड कर देनी थी। एक बुक उच्चारण की हुई है प्रोफेसर साहिब सिंह की, जिसमें उन्होंने कंप्लीट जो बुक है वो 400 पेजेस की है, और दूसरी एक बुक है गुरबानी व्याकरण दे सरल नेम, बुक का नाम है, उसमें जो है 60 पेजेस की वो बुक है, और आपको काफ़ी आसानी होगी वो बुक पढ़ने में। 60 पेज बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, और बहुत आसान तरीके से, बहुत ही आसान शब्दों में वहाँ पर व्याख्या लिखी हुई है। जी, जिनको जिनको लेक्चर क्लियर हो गया है वो हैंड रेस कर दें। ये बुक आप कहीं से मंगवा सकते हैं। इससे रिलेटेड एक बुक जेकाबाद के गुरुद्वारे में तो पड़ी हुई थी, वहां पर मैंने खुद देखी थी और वहां से ली भी थी। जेकाबाद के गुरुद्वारे में जहाँ पर संगतों जो कीर्तनी आते हैं उनके लिए जो रूम बना हुआ है, वहां पर जो है सारी बुक्स जहाँ पर रखी होती हैं वहां पर आपको वो बुक मिल जाएगी जेकाबाद गुरुद्वारे में। और बाकी गुरुद्वारे में भी आप कोशिश कर लें, अगर लाइब्रेरीज हैं गुरुद्वारे में शायद आपको वहां से मिल जाए, पर थोड़ी डिफरेंस होंगी बुक में, डायरेक्टली लिखा होगा, डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखी होंगी। कोई बात नहीं ज्योति भाई जी, आप यूट्यूब पर अटेंड कर लीजिएगा। अच्छा भैया, आपने कहा था जपजी साहब में सलूक आता है, उसके बारे में बताएंगे? जी हाँ, आप ग्रुप पर पूछ लीजिए, उसकी व्याख्या भी मैं बता दूंगा। प्लीज वापस सेंड कीजिएगा बुक की लिंक, ठीक है, वापसी भेज दूंगा। भाई डन होता है ना, वो दो टाइप के होते हैं, एक या एक टीपी वाला ऊपर लगा होता है, इसका मीन क्या होगा? तन टीपी वाला और तन के नने को अंकुर लगा हो, एक ही मीनिंग होता है, तन का तनवान, ठीक है। अगर तन के नने को अंकुर ना लगी हो तब तन का मीनिंग हो जाता है स्त्री, पर धन के साथ अंकुर ना लगने की वजह संबंधक भी हो सकता है, ठीक है। तो पंक्ति के विचार करते वक्त हमें ध्यान रखना है कि धन पर अंकुर किस वजह से नहीं लगी, और धन पर संबंधक की, धन के साथ कोई संबंधक की है तो उस वजह पर, उस वजह के साथ भी धन के साथ अंकुर नहीं लग सकती। जी हाँ, रहत मर्यादा की बुक मैं अपलोड कर दूंगा। बुक की लिंक जो है दोबारा मैं ग्रुप पर दे दूंगा, आपको ग्रुप पर मिल जाएगी। तो आप वो बुक का नेम बताएं तो हम कोशिश करें लाने लेने की। बुक का नाम सही से याद नहीं है,
मेरे ख्याल से लग मातर की वर्तों गुरबाणी में, इस तरीके से कुछ नाम है, ठीक है बुक का। वैसे आप मैनेजमेंट से अगर पूछ लें कि ऐसी कोई बुक पढ़ी है जिसमें अंकुर स्यारी की व्याख्या लिखी हो, शायद आपको मैनेजमेंट बता दे गुरुद्वारे की, और बुक आपको मिल जाए वहां से। पर और अगर नहीं हो सकता तो आपको 60 पेजेस वाली बुक प्रिंट करवा लें, जिसकी आपको लिंक प्रोवाइड की गई है गूगल ड्राइव की, ठीक है। वो आप 60 पेजेस की बुक प्रोवाइड प्रिंट करवा लें, आपको इजी हो जाएगा काफी, क्योंकि उसमें काफी बेहतर तरीके से व्याख्या लिखी हुई है, हर चीज की डेफिनेशन है। जो बुक मैंने जेकाबाद गुरुद्वारे से उठाई थी, हालांकि उसमें इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन नहीं लिखी हुई जितने अच्छे तरीके से उस बुक में लिखी हुई है, जो आपको प्रोवाइड की हुई है लिंक के थ्रू। इसी पंक्ति में अगर संबंधकी की वजह से अंकुर ना हो पर उसकी मीनिंग फीमेल ही हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। पर इन दी मोस्ट ऑफ केसेस हमने ये पढ़ा था कि नाउन एक वचन पुल्लिंग अगर हमारे पास अंकुर के साथ आता है, अगर उसके साथ अंकुर नहीं लगती तो उसके पीछे एक रीजन ये हो सकता है कि उसके साथ कोई संबंधक की पद लगा हो। संबंधक की देखिए किसी के साथ भी लग सकता है, स्त्रीलिंग के साथ भी लग सकता है, बहुवचन के साथ भी लग सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे वर्ड्स के साथ जो है संबंधक की लग सकते हैं। जेकाबाद में गुरु कलगीधर आई थिंक गुरुद्वारे का नाम है, जो सिटी के बीच में मेन गुरुद्वारा, जो पुराना गुरुद्वारा है, ठीक है, सबसे वाला पुराना नहीं। एक तो वो है किसी हॉल के सामने है एक गुरुद्वारा, वो वाला नहीं, जो सेंट्रल सिटी में है, उस गुरुद्वारे की बात कर रहा हूँ। लग मात्र की वरतो यहाँ पे तो मुश्किल होके मिल पाए। आप कोशिश कर लें वो बुक प्रिंट करवा लें जो जिसकी लिंक आपको प्रोवाइड की गई है। जी हाँ, गुरुद्वारा कलगीधर सिंह सभा। भैया काइंडली रेगुलर 5 से 10 मिनट का टेस्ट भी रखें ताकि हम बता हमें पता चल सके कहाँ खड़े हैं। टेस्ट आपका एक ही टेस्ट होगा, आप सारी संगत का, जो इस बार बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि आपको जो है इस बार सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। जो जो संगत हायर रैंक में जो है उठा लेंगी उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए जाएंगे। और ये भी बता दूं कि सर्टिफिकेट्स उन्हीं संगतों को प्रोवाइड किए जाएंगे जो 50% से हायर स्कोर करेंगे, ठीक है। तो कोशिश करिए जो भी आपको टेस्ट एट द एंड ऑफ द लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएं, मीन्स कि जब हमारे लेक्चर सारे खत्म हो जाएंगे, शुद्ध उच्चारण से पहले ही आपका टेस्ट होगा, ठीक है, क्योंकि शुद्ध उच्चारण का टेस्ट इंक्लूडेड नहीं होगा टेस्ट में। तो कोशिश करिए अभी से आप सही तैयारी करिए, लफ्जों पर जो जो व्याख्या दी जा रही है वो आप स्टडी करें सही तरीके से, या फिर बुक स्टडी करिए, या फिर वीडियोस को दोबारा देखिए, क्योंकि अक्सर औकात हमसे कुछ पॉइंट्स मिस भी हो जाते हैं और हम भूल भी जाते हैं अगर हम नोट्स नहीं बनाते। बुक का नेम गुरबाणी व्याकरण दे सरल नेम, इसकी लिंक मैं ग्रुप में भेज दूंगा। जी, देख लेते हैं कितनी संगतों को, 13 संगतों ने हाथ उठाया है और 30 संगतें कनेक्टेड हैं। बैच 3 मैं आपको बता दूं, बैच 3 का सिस्टम थोड़ा सा चेंज किया जाएगा। वजह ये क्योंकि बैच 2 जब बैच 1 रखा गया था उसमें भी 100 संगतों ने ज्वाइन किया था, पर क्लासेस 20 संगतें लेती थी या 40 संगतें लेती थी, ठीक है। बैच 2 जब रखा गया तो 170 संगतों ने ज्वाइन किया। पहले दिन सिर्फ 70 संगतों ने क्लास ली, और बाद में जब इंटरेस्ट उनका पूछा गया तो अभी जाके सिर्फ 30 संगतें क्लासेस लेती हैं। मीन्स के ऐसा समझ लें जो संगतें क्लासेस अटेंड नहीं कर ली या जिन्होंने फॉर्म फिल किया सिर्फ देखने के लिए कि क्लासेस के कैसे होती हैं, उन्होंने बाकियों का चांस जो है खत्म कर दिया, क्योंकि बीच में फॉर्म्स बंद हो गए थे। फॉर्म्स पर लिमिट होती है, फॉर्म्स बंद हो जाते हैं, तो उन्होंने दूसरों का भी ऐसा समझ लें हक मार दिया। तो कोशिश करनी चाहिए जब हम जिस चीज़ पर कम्प्लीटली इंटरेस्टेड हों उसी चीज़ में सही तरीके से परफॉर्म भी करना चाहिए। जी हाँ, टेस्ट आपका ऑनलाइन होगा। और
बैच 1 के स्टूडेंट से आप पूछ सकते हैं ग्रुप में, क्योंकि वो आपके साथ कनेक्टेड हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं कैसे टेस्ट हुआ था उनका, और इजी था टेस्ट काफ़ी, पर इस बार थोड़ा मुश्किल होगा। जी हाँ, जॉइन तो हो सकते हैं, पर बैच 3 में एक रिक्वायरमेंट रखी जाएगी। वो रिक्वायरमेंट रखना भी ज़रूरी हो गया है, क्योंकि काफ़ी संगतें ऐसे ही जॉइन कर देती हैं। वो आपको डिटेल सारी प्रोवाइड की जाएंगी, किस तरीके से जो है जॉइन होगा बैच 3। जी संगत जी, सब कुछ शायद क्लियर हो चुका है आज का लेक्चर। उम्मीद है आपके कोई भी सवाल ना हो, और लेक्चर से बाकी रिलेटेड जो आपके सवाल हैं वो आप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। इतनी सेवा परवान, भूल चुकी वार वार माफी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।